कार्यक्रम वागधारा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम उन साहित्यकारों से मुलाकात करते हैं जिन साहित्यकारों की रचनाएं हम पढ़ते हैं या उन रचनाओं के माध्यम से हम जिस भी तरह के विचार जो साहित्यकार के मन में उमड़ रहे हैं या सामाजिक जितना भी परिवेश जिस परिवेश के माध्यम से कहीं ना कहीं साहित्यकार उद्वेलित होता है, उन घटनाओं का विवरण वो अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से तमाम अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। तो हम बहुत सारे साहित्यकारों से हमने मुलाकात जब होती है तो उनके हम व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानते हैं कि किस तरह से जो है साहित्यकार लिखने के लिए प्रेरित होता है। तो आज के इस कार्यक्रम का विषय है साहित्य की सार्थकता और इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर ओ.पी. शर्मा जी, जो कि एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं और इन्होंने विभाग में अगर बात करें तो तकनीकी विभाग में जो हैं ये अध्यापन करवा चुके हैं। उसके बाद इनको स्पोर्ट्स एंड यूथ के माध्यम से NYK में भी जो है अपनी सेवाएं देने का मौका मिला। ना केवल हिमाचल में बल्कि बाहरी राज्यों में भी इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो आइए आज इनके माध्यम से हम जानेंगे कि जो साहित्य की सार्थकता है वो क्या है। डॉक्टर O.P. शर्मा जी, आज के वागधारा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, श्रोताओं का भी नमस्कार और दर्शकों का खास करके। जी, डॉक्टर O.P. शर्मा जी, आप हमीरपुर ज़िला के नादौन भूमपल से जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं, मूलतः वहाँ के निवासी हैं। लेकिन गांव का जो जीवन है वो ऐसा जीवन है कि उस वक्त जिस वक्त आपकी शिक्षा आपने ली होगी तो उस वक्त का समय और आज के समय में बहुत अंतर है। लेकिन सबसे पहले कार्यक्रम के शुरू में जानना चाहते हैं कि आपको जो है ये साहित्य के लिए रुचि कैसे मिली? साहित्य वैसे तो एक शिक्षा का माध्यम है जी। शिक्षा में बचपन में परिवार में मुझे ऐसा वातावरण मिला कि मैं शिक्षा में सबसे ज़्यादा आगे था और जब मैं पहली क्लास में दाखिल हुआ तो क्लास का मॉनिटर बना। और मैं चौथी क्लास में था तो मुझे एक मौका मिला कविता पढ़ने का। चौथी क्लास के लड़के को कविता नहीं आती है लेकिन अध्यापक ने दी और वो मैंने पढ़ी। वहाँ पर ज़िले के बड़े अधिकारी आए हुए थे तो मुझे वो ऐसा गर्व महसूस हुआ जी। अध्यापक ने मुझे उठा करके टेबल पर रख दिया और वहाँ से बोलो, क्योंकि छोटा बच्चा बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ऐसा सहारा दिया कि मैं सारी उम्र भर लिखने पढ़ने की ओर अग्रसर हुआ। और वो कविता मैं बताना चाहता हूँ, कविता थी, दो शब्द बोल देता हूँ। बिल्कुल। विद्या तन है, विद्या धन है, विद्या है धन जान। विद्या तन है, विद्या मन है, विद्या है धन जान। जो नर विद्या ना पढ़े सो नर पशु समान। बहुत खूब। तो ये कविता का कुछ लाइनें थी वो मुझे याद है अभी भी। और उन कविताओं का मतलब है कि शिक्षा पढ़नी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। फिर दूसरा मेरे को एक और इंसान हुआ कि ये जो यशपाल महान सत्याकार हुए हैं ये हमारे भूमपल के, हमारे गांव के ही थे और ये हमारे घर में आए। अच्छा। और हमने इनको प्रणाम किया। इन्होंने टाई पहनी हुई थी तो उस वक्त तो टाई अंग्रेज लगाते थे। तो मैंने कहा कि ये वकील लगते हैं। तो उन्होंने मेरे पिताजी को पूछा कि लड़का क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि कह रहे वकील लग रहे थे। कहते आपको कैसे पता वकील? तो मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू टाई लगाते थे, सुभाष चंद्र बोस टाई लगाते थे, महात्मा गांधी जब अफ्रीका गए तो टाई लगा गए, ऐसे ऐसे। और ये किताबें पढ़ी हमने, चौथी पाँचवीं में ये किताबें होती थी। जी जी। तो कहते बात तो ठीक है, कहते मैं वकील तो नहीं हूँ, मैं इनसे कम नहीं हूँ। मैं कहा अच्छा चलो बहुत अच्छा। तो ये मेरा इंस्टांस है कि तब से मेरे को साहित्य में, लिखने में, पढ़ने में मुझे शौक़ मिला। फिर मैं जब कॉलेज में गया यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो वहाँ 11वीं क्लास में दाखिल हुआ। उस वक्त हमारे स्कूल में 10वीं क्लास होती थी और पूरे ज़िला में, हमीरपुर में भी नहीं था जी। तो वहाँ मेरे को प्रोफेसर मिले तो उन्होंने कहा कहाँ के हो? मैंने कहा नादौन के, हमीरपुर के। कहते भाई यशपाल को जाना? मैं क्या जाना, क्या मैंने देखे हैं 2 बार, मैंने चरण छुए हैं। तो वो प्रोफेसर बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। ये तो यशपाल के गांव के हैं कहते। तो कहता उनकी एक किताब है यहाँ और उसका नाम था मनुष्य के रूप। वो उपन्यास है, बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हुआ पूरे भारत में जी। तो वो उपन्यास मैंने वहाँ पढ़ा और मैंने इसलिए उसको पढ़ा। और उनकी और भी किताबें थी वहाँ पर यूनिवर्सिटी में। उस वक्त ये 1961-62 की बात है कि वो मनुष्य के रूप पुस्तक पंजाब यूनिवर्सिटी ने सारे स्कूलों में लगाई हुई थी।
सारे कॉलेजों में लगाई हुई थी। अच्छा। तो मैंने वो वहाँ पढ़ी वो किताब, और मेरे को उससे बड़ा उनके फिर मैंने सारी किताबें पढ़ी कि वो बहुत बड़े साहित्यकार हुए जी। और फिर उन्होंने प्रोफेसर ने एक प्रेरणा का माध्यम वहाँ से आपको मिला। और वही इस गांव से निकला हुआ आदमी लाहौर में जाकर के पत्रकारिता की और कई कुछ किया और इतनी ज़्यादा किताबें लिखी। हाँ, उससे मुझे प्रेरणा मिली और मेरे वही आदर्श हैं। सौभाग्य की बात तो ये भी उस वक्त रही कि वो आपको ये था कि ये मेरे गांव से हैं, मैं इनके गांव से हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात। लेकिन जो पंक्तियाँ कुछ कह रही थी उस वक्त कविताओं की, उन्होंने ऐसा दिल में एक स्थान बना लिया कि वही आप उस शिक्षा की राह पर चल पड़े। तो आइए आज के विषय पर अब बात करते हैं, क्योंकि साहित्य की सार्थकता एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम अगर बात करें तो बहुत समय लग सकता है। लेकिन आप अनुभवी हैं, आपने इसके बारे में बहुत सारे आकलन भी किए हैं, शोध भी किए हैं। साहित्य है क्या? साहित्य एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है जी, इसकी कोई सीमा नहीं है और सदियों से साहित्य लिखा जा रहा है जी। रामायण महाभारत ये भी साहित्य में आते हैं जी। और एक बड़े बड़े बहुत बड़े लेखक हुए जी। तो बिहार के थे वो, उनकी मैं पंक्तियाँ बताता हूँ, मुझे फिर याद आता है। उन्होंने एक पुस्तक जो बोली है वो उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला है उसमें उन्होंने लिखा विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम। विद्या के ऊपर उन्होंने और वो विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या यशा सो करी भो करी विद्या गुरुणा गुरु विद्या राजसु पूजते ना ही धना विद्या वही ना पशु। वो फिर विद्या के ऊपर ही है और वो बहुत बड़े विद्वान थे। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि इस श्लोक को जरूर पढ़ना और जब भी काम शुरू करना है तो इस श्लोक से करिए जी। तो विद्या के ऊपर बात चली और जितना संसार में ज्ञान है वो विद्या है। चाहे वो लेख है, कविता है, गद्या है और शोध पत्र है जी, फिर उपन्यास है, कुछ लोग जो है मुहावरे लिखते हैं, लोकोक्तियाँ लिखते हैं। ये सारा ज्ञान जो है साहित्य में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य लिखना किस लिए होता है? कोई उद्देश्य होता है। साहित्य का कोई मतलब तो होता है ना लिखने का। जी जी जी। तो मतलब उसका लिखने का कोई साधन होना चाहिए, कोई उद्देश्य होना चाहिए कि मैंने इसके ऊपर लिखना। हमने नदी के ऊपर लिखना है तो नदी का उसका क्षेत्र लिखना है, नदी कितनी दूर है और उसके साथ कौन से गांव रहते हैं, वृक्ष हैं और पशु पक्षी भी वहाँ आवास करते हैं। मैंने एक कविता लिखी हुई है जिसके नदी जो है वो गर्मियों में पशुओं के लिए सराह बनती है। क्योंकि और कई जगह कहीं स्थान नहीं होता है। तो ये जो साहित्य है ये मनुष्य को संवेदना को ग्रहण करने का एक साधन है जी, और मनुष्य की संवेदना को दूर करने का भी, शंका को दूर करने का भी साधन है। जी। तो साहित्य में जितना आप लिखा जा सकता है, जितना अपने कहा जा सकता है, वो साहित्य में लिखता है जी। और साहित्य का असली शब्द का मतलब है सा और हित जी, यानी सा हित, दूसरे का हित। बिल्कुल। अब जो भी काम करें, जो भी लिखें, जो भी गुणगान करें, जो भी पढ़ें जी, वो मनुष्य के हित के लिए हो, मनुष्य के कर्म के लिए हो, मनुष्य के कल्याण के लिए हो। जी जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्। जी। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं वो सबके भले के लिए करें। हमारा शब्द जो लिखा हुआ है वो आज ही नहीं बोला जाएगा, अभी मैंने ज़ुबान से निकाल दिया शायद चला जाएगा, लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है वो कई सालों तक रहेगा, सदियों तक रहेगा। बिल्कुल। तो वो एक निश्चित चीज़ है। तो उसमें कहीं अपशब्द नहीं लिखना चाहिए, अवगुण नहीं शोध होना चाहिए जी। किताब से, पुस्तक से, आलेख से हमें शिक्षा मिलनी चाहिए जी। समाज का सुधार हो, समाज का कल्याण हो, ताकि पढ़ करके पाठक जो है वो आगे बढ़े। साहित्य के माध्यम से एक रुचि पैदा करना, क्योंकि पाठक जो है वो अब इतना जानकार है, वो देख लेता है कि किस तरह से जो है साहित्यिक गतिविधियां हो रही हैं। जी। और तमाम जितना भी सृजन हो रहा है वो कहीं ना कहीं हम सब के लिए हितकर है। अब जहाँ तक बात आती है, आपने बहुत सारा विस्तार साहित्य के माध्यम से किया है, इसको आप कैसे देखते हैं कि ये जो साहित्यिक विस्तार है? साहित्य में सबसे पहले तो ये है कि वो एक
धरातल होती है कि हमने किस विषय के ऊपर लिखना है, जी, उस विषय में क्या कमियां हैं। साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। जी, समाज में जो चीज़ें देख रहे हैं आप, जो कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, जी, जी, कवि या लेखक जो है वो बुराई को भी लिखता है। जो बुराइयां समाज में हो रही हैं वो भी लिखता है। जी, जी, यहाँ देश में इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा 1972, 73, 74 में, तो कविताएं के माध्यम से हमने उस आपातकाल को, तो हमने आपातकाल नहीं समझा, वो एक आदर्श समय था, जी, क्योंकि उसमें नियम बना, डिसिप्लिन बना। आज लोग चौराहे पर जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, किताबों में भी कुछ लिख रहे हैं, तो उस वक्त नियम था, नियंत्रण था कि ठीक बात लिखी जाए। तो वो साहित्य जो है ज्ञानवर्धक था। तो आपकी बहुत सारी किताबें हैं जिन किताबों के माध्यम से आपने बहुत सारा संदेश इन किताबों के माध्यम से दिया है, जिसमें कि देवभूमि हिमाचल है, राष्ट्रीय चेतना है, समाज कल्याण, इसके भी आपके संस्करण हैं, और पंडित इंद्रपाल है ना, और युवा मार्गदर्शक, शिक्षा बोर्ड का अध्ययन, बाबा मेहरदास, संकट मोचन हनुमान मंदिर, तमाम जो किताबें हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात को कह रही हैं। अब सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो सबसे पहले अपना जो संकलन निकाला है, जो कि वीरभूमि पर आपका रहा है, आपने लगभग 1984-85 में आपने निकाला, तो ये प्रेरणा कैसे आपको मिली इस किताब को निकालने की? तो एक तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस वक्त मेरे प्रोफेसर थे, वो उर्दू के बड़े अच्छे शायर थे जी, और उन्होंने मुझे कहा कि भी ये तो एक पुस्तक आपकी बन रही है, इसके बाद भी आपको साहित्य या आलेख लिखते रहना। जी, क्योंकि पीएचडी करता सबसे बड़ी शिक्षा विभाग में शिक्षा की सबसे बड़ी वो उपाधि है। जी, जी, किसी ज़माने में पीएचडी करने के लिए लोग जो थे तरसते थे। हाँ, हाँ, तो हमारे बहुत आदमी में यशपाल जी को भी डीलिट की उपाधि थी, और दूसरे मदन मोहन मालवीय जी को डीलिट की उपाधि थी। ये तो उन्होंने कहा एक तो आप जो लिखेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। जी, जी, आपका कहा जो है वो माना जाएगा। हाँ, आप गलत भी बोल देंगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आपने गलत नहीं बोला। तो मैंने अध्ययन करके शिक्षा बोर्ड से जो अध्ययन किया, शिक्षा दी, उससे मैंने उसके बाद मैंने उनसे प्रेरणा ली। तो मैंने जो कविताएं थी, मैं कविताएं पढ़ता था। अच्छा। और एक नारायण चंद्र पराशर थे, यहाँ के मंत्री थे वो, और वो कविताएं लिखते थे और हिंदी पहाड़ी में बोलते थे, लिखते थे। तो उन्होंने भी कहा कि भाई आप किताब लिखिए। और उन दिनों जब मैंने किताब लिखी तो यहाँ वो शायद एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए थे, तो मैंने वो किताब लिखाई। और इस किताब का मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आप इस पहाड़ी भाषा में इसका टाइटल होना चाहिए। अच्छा। पहाड़ी भाषा में आपने वीरभूमि लिखा। हाँ। मैंने कहा वीरभूमि हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा अच्छा टाइटल है या गुण है। हिमाचल प्रदेश के योद्धा वीर हैं, इसलिए वीरभूमि लिखा मैंने। जी, जी। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमीरपुर में फौजी लोग हैं। हाँ। सैनिक लोग हैं, मैंने उनको ये दिया है। जी। तो चलो मुझे इनाम मिलना था, पर मिलते मिलते रह गया, लेकिन मेरी किताब जो है सारे देश में गई, प्रदेश में भी गई। इस पुस्तक के ऊपर आपको बताने के लिए मुझे खुशी हो रही है कि मैं जब बिहार में डायरेक्टर था तो वहाँ पर आदरणीय केदारनाथ सिंह, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो वहाँ आए और वो अखिल भारतीय संसद का अधिवेशन में उन्होंने मुझे भी बुलाया और इसकी पुस्तक के लिए दिनकर पुरस्कार से सम्मानित किया। बहुत हाँ। तो ये अच्छा। उन्होंने पढ़ी भी किताब, एक तो अपने पहाड़ी भाषा में लिखी है और दूसरा उसमें फौजियों के लिए भी है, लेखकों के लिए भी है, यशपाल के लिए भी है। जी जी जी। तो तमाम आपने जो हिमाचल के जो अभी वीर रहे हैं उनके लिए ये अपनी पुस्तक आपने समर्पित की। तो लगभग आपकी 3 किताबें ऐसी हैं जो हिमाचली बोली में है, अपनी जो आपकी बोली है उसमें है। तो उसके लिए भी कैसे आपको लगा कि भाई मैं अब इसमें काम करूंगा, अपनी भाषा के लिए काम करूंगा? वो भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, बहुत बड़े लेखक हुए। हाँ। तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उनती अहे, उनती को भूल, निज बिन भाषा ज्ञान, ना उनती हो ना उनती को शूल। वाह। कहते हैं वो निज भाषा नहीं पढ़ेंगे तो शूल की तरह है। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हमने कहा कि अपनी भाषा में लिखा जाए। लिखा है, कोई नहीं, लिख देते हैं। फिर आकाशवाणी ने मेरे को प्रोत्साहन किया। सन 1972 में 13 अप्रैल के दिन
जी। वैशाखी होती है हिमाचल हाँ, प्रदेश हाँ, में बड़ा बिल्कुल, तो मैंने 13 अप्रैल के ऊपर मैंने एक कविता लिखी जो इसमें छपी हुई है। जी। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर दी जनता नन्नी मुन्नी, आहा, हा, अंग्रेज़ों ने दी गोलियां ने दी पुन्नी, आहा, ऐसी कविता थी वो। और वो 13 अप्रैल को तो आकाशवाणी से मेरी वो यहाँ से प्रसारित हुई जी। और यही कविता मेरी भाषा विभाग ने अपनी किताब में छापी। अच्छा। उससे मुझे वो प्रेरणा मिली कि मैं कर सकता हूँ। और आकाशवाणी के कलाकार जो थे, कैजुअल आर्टिस्ट थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। उन्होंने कहा आप लिखो और करते जाएंगे। तो मेरे को 3-4 महीने के बाद यहाँ कवि सम्मेलन में बुला लेते। तो यहाँ कविता फिर मैं लिखता रहा, पढ़ता रहा। आदरणीय ओंकार लाल भारद्वाज जी गुजर गए हैं, वो मेरी किताबें लिखते थे। फिर कला ठाकुर थे यहाँ पर, उन्होंने मेरे को सोचा इस तरह से जो है ये काम करते रहे और हम भी चलते रहे। हाँ। बल्कि कला जी ने तो हमारे को दूरदर्शन जलंधर भेजा और वहाँ भी हमने कविता पढ़ी। अच्छा। हाँ, और उन्हें बहुत प्रोत्साहन किया। उस वक्त रेडियो स्टेशन, ये अपना टीवी स्टेशन नहीं बना था, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ आया करो, हम आपको बुलाया करेंगे। हाँ। तो वहाँ भी उन्होंने तो एक आपका जो कविता का संग्रह है वो भी बहुत एक चर्चित संग्रह है, हमारी सोच। हाँ। उस पर भी कुछ बताएं कि कौन कौन से विषयों को आपने इस किताब के माध्यम से उठाया है। हमारी सोच जो है जी। एक बहुत बड़े लेखक ने कहा कि भी ये अब अपने लोगों की जो है हमदर्दी है उसको लिखा रहे हैं। उसमें कई चीज़ों का वर्णन है, कई विषयों का वर्णन है। तो मैंने ये इसलिए लिखा कि भाई एक तो हमारा संकलन हो जाएगा, दूसरा हमारी ये बातें भी याद रहेंगी। जी। हाँ, और जो चीज़ें भूल रही हैं उनको भी उसमें बोला गया है, लिखा गया है। हाँ, जैसे हमारे आदमी, गाँव के आदमी हैं तो क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो कृषकों की वहाँ पर जीवनी का लिखा गया है। हाँ, और वो कृषक जो सारा दिन काम करता है और उसको भरपेट खाना नहीं मिलता है, तो वो एक मजदूर की और जमींदार की आह है। इसी तरह देशभक्ति का भी है नौजवानों के लिए। हमारे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे फौजी जो हैं, ये 2-3 युद्ध जो है उसे मारे गए हैं और सबसे ज़्यादा तो कांगड़ा और हमीरपुर के लोग शहीद हुए हैं। तो उनके लिए मैंने शहीदों के ऊपर कविता लिखी है और उनको श्रद्धांजलि दी है। एक हमारे कैप्टन कालिया हुए, सौरभ कालिया, वो बेचारे वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था। सौरभ कालिया सोना वो लोग को सौरभ दी कहानी है, देशे ताई नीति उन्हीं जनगानी है। और यंग लड़का वो मारा गया था। तो ऐसे मैंने ये लिखी है और चीज़ें भी हैं उसमें, कई शिक्षाप्रद बातें हैं ताकि लोग वो थोड़ा मनोरंजन भी हो और लोग पढ़ें। एक आपकी किताब है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया। हाँ। तो ये शायद जब आप उस वक्त पीएचडी कर रहे थे तो उस वक्त शोध का आपका ये विषय था और वही फिर किताब के रूप में सामने आया। जी। इसके बारे में क्या कहना चाहते? मैंने शिक्षा बोर्ड में देखा, अर्की में एक क्वेश्चन पेपर चोरी हो गए। जी। तो वो अखबार सची, तो मैंने अपने अध्यापक को बताया कि मैं क्या ये विषय जरूर गहन विषय का है, क्योंकि 10वीं का इम्तहान जो है और 10वीं का सर्टिफिकेट जो है वो बहुत मायने रखता है। उस वक्त की बात है। तो हमारी तो पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से आई थी, तो उस ज़माने की अभी बातें देखी हैं। और हमारी खुद पंजाब यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट है मैट्रिक का। तो मैंने वो किताबें पर्चे चोरी हो गए, तो मैंने कहा ये हमारी जो इसकी क्रेडिबिलिटी है, जो मान्यता है, वो ख़त्म हो रही है। तो मैंने वो बोर्ड का किया और मैंने 10-12 बोर्डों का तो मैंने अध्ययन किया। मैंने इलाहाबाद में गया, जम्मू में गया, भिवानी में गया, मोहाली में गया और दिल्ली में 17 दिन में दिल्ली में रहा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मैंने अध्ययन किया। और एक और बोर्ड था वहाँ पर, इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ऐसा वो था। तो उसका मैंने वहाँ अध्ययन किया और सारे बोर्डों की मैंने गतिविधियाँ देखी। अच्छा। हाँ, तो मेरे को गोवा का बोर्ड जो था वो सबसे बढ़िया लगा। अच्छा। गोवा हालांकि छोटी सी स्टेट है, लेकिन उसका बोर्ड जो था बहुत अच्छा था। और उसके एक्ट में, मैंने एक्ट पढ़ा, कानून जो जिससे बना है, उसमें लिखा था कि उसका बोर्ड का चेयरमैन जो है वो एजुकेशनिस्ट होगा। अच्छा। शिक्षा शास्त्री होगा। हाँ। तो मैंने वो किताब जब लिखी तो मैंने वीरभद्र जी को दी। मैंने कहा 17 बोर्डों का मैंने अध्ययन किया है। वहाँ पर क्या ये सबसे अच्छा काम ये है कि उन्होंने शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष जो है वो शिक्षा शास्त्री लगाया हुआ है। तो वो लगाना चाहिए आपको। तो वो उसके हिसाब से वो उन्होंने किया, कुछ किया, कभी वो लगा दिया। तो ऐसा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने उसका ये देखा
कि वो जो इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन था, वो पूरे देश में सबसे बढ़िया था। जी जी जी। तो उनकी कार्यप्रणाली भी बहुत अच्छी थी। हाँ, मतलब पूरा आपने अध्ययन किया उसका? पूरा अध्ययन किया। मैंने सजेस्ट किया जी। वहाँ पर माल प्रैक्टिसेस एक्ट, ये जो अभी बना है, जी जी जी, ये उसी बोर्ड के कहने के ऊपर उसने बनाया। अच्छा। सबसे पहले मध्य प्रदेश में बना, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ एक्ट, उस एक्ट में ये प्रभाव था। और वहाँ सबसे पहले लोग जो है अध्यापक भी चार्जशीट हुए, बच्चे भी, अच्छा, को भी सजा हुई। उसमें 3 महीने की सजा है बच्चे को। जी जी। हाँ, जो ये ऐसा करेगा काम। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में वो माल प्रैक्टिस एक्ट वो बनाया, और बाकी लोगों ने भी बनाया होगा बाकी प्रदेशों में भी। तो आपका जो एक अनुभव है, जो कि आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे शोध किए हैं, जहाँ तक हमने आपके बारे में जाना है, आपने मंदिरों के बारे में खूब लिखा है। वहाँ किस तरह की उनकी कहानियाँ हैं मंदिरों की, बहुत पुरातन जो वहाँ की व्यवस्था है, उसकी साज सज्जा है, उसके जो शिल्पकार हैं, तमाम बातों पे आपने खूब लिखा है। तो इसका भी कैसे आपको ये अध्ययन का मौका मिला, कैसे इस विषय पे? ये तो वैसे दर्शक जानते हैं, सब लोग जो है देवी देवताओं को पूजते हैं। हमारे को बचपन से ही ये शिक्षा मिलती है, गुरुदेवो भव, पितृदेवो भव। हाँ हाँ। तो वो उनको हम प्रणाम करते हैं उनको। और हमारे पिताजी पुरोहित थे। जी जी जी। तो संस्कृत के विद्वान थे, और ये कथा वार्ता सब विद्वान लोगों को प्रचार करते, तो हमें भी मिला। हाँ हाँ हाँ। तो हमने कहा मंदिर जो हैं वो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके बारे में कुछ लिखा जाए। जी। तो वहाँ कई चीज़ें मिलती हैं, कई नहीं मिलती हैं, तो कई मंदिरों में जा कर के किया। मैं तो बहुत साल पहले एक यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुए जी धर्मशाला में। अच्छा। उन्होंने पुस्तक लिखी ज्वाला जी के ऊपर, माँ ज्वाला जी। वो पुस्तक मेरे को मिली जी। वो पुस्तक मैंने देखी, अध्ययन किया, तो मैंने मन में बना लिया कि मैंने ऐसी पुस्तक एक बनाऊंगा जिसमें सबका वृत्तांत हो। तो फिर मैंने अपने दोस्तों से, मैं 18-19 साल यहाँ रहा, इसमें 3-4 साल में 2 साल बार 3 बार चला गया। तो मेरे अध्यापक सारे हमारे साथी जो थे, तो उनसे मैंने सारा संपर्क करके ये में, और मैंने कहा सारे मंदिरों की कविताएं तो नहीं, मंदिरों की ज़्यादा लिखी मैंने, उनकी हिस्ट्री क्या है साहित्यिक, और उसके साथ किंवदंती क्या है, गाथा, लोक गाथा क्या है, बिल्कुल लोगों की आस्था क्या है, और वो देव यात्रा करते हैं, पूजन करते हैं, कितना मतलब किस तरह से देवी देवता जो हैं तमाम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जी जी। और आपके लेखों से भी ये लगता है कि बहुत लंबे समय से, लगभग 40-50 वर्षों से आप इस पर निरंतर लिख रहे हैं। हमारे जी, वो हमारे राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं जी, वो भी हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हैं। तो उनका भी बड़ी अच्छी वृतांत है उनका जी जी। और वो अभी भी हमारे पंजाब के भाई जो हैं वो आते हैं यहाँ पर जी जी, जी। वो भी मैंने लिखा है। देवी और देवताओं का तो मैंने लिखा ही है। 76 मंदिरों का मैंने उसमें विवरण किया हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो विवरण जो हैं वो बहुत सारा जो वास्तुकला है, चित्रकला है, वो राजस्थान की या उत्तरी दक्षिणी भारत की है। और जैसे वैद्यनाथ का मंदिर है यहाँ बैजनाथ में, हाँ, तो उसमें दक्षिणी भारत का जो है हाँ, मतलब सभी को आपने कम से कम लिपि पे भी काम किया है। अच्छा, लिपि के बाद क्या, ये एक इंस्टांस हुआ जब ये आपातकाल लगा, तो डॉक्टर करण सिंह जो शिक्षा मंत्री थे भारत सरकार में, उन्होंने एक अखिल भारतीय लेखक संगोष्ठी बुलाई जम्मू में। अच्छा, तो यहाँ डॉक्टर बंसीराम शर्मा थे, रिसर्च अफसर थे उस वक्त। तो उन्होंने मेरे को कहा कि 2-4 जाया हो के थे, वो मिला रहे हैं। तो फिर मैंने 11 आदमी लेकर के यहाँ से साहित्यकारों को दिल्ली जम्मू गया। अच्छा। और जम्मू में हमने कविताएं पढ़ी। उस वक्त परिवार नियोजन के ऊपर कार्यक्रम हो रहे थे, तो हमने भी कविताएं पढ़ी उनकी जी। और वो डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि आप तो हमारे मामे के गांव के हैं, आपको बता दें कि करण सिंह जी के मामे जो थे वो पालमपुर में थे। तो हमारे को कांगड़ा वालों को सबको मामे से क्या आए, बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो उन्होंने बताया कि हमारे जम्मू में एक आदेश किया हुआ है गवर्नमेंट ने कि डोगरी भाषा सीखेगा, डोगरी का इम्तहान पास करेगा तो यहाँ नौकरी मिलेगी, अच्छा सर्विस मिलेगी। तो वो लेके डॉक्टर करण सिंह जी ने हमारे को कहा कि भी आप अपनी सरकार को भी बोलो। फिर वहाँ से हम आए और यहाँ आकर के हमने डॉक्टर परमार जी को कहा कि हम वहाँ जाके आए, वहाँ ऐसा है
आप प्रावधान करिए। जो भी नौकरी लगता है आपको वो एक सर्टिफिकेट मांगते हैं हिमाचली का, उसके साथ ये भी लिखो कि आपको पहाड़ी भाषा आती है, हिमाचली भाषा आती है, कुल्लू की आती है, शिमला की आती है, सोलन की आती है, तो आप उनको नौकरी में रखो। जी जी। तो वो हंसे, कहते तो बड़ा पंजाब के आदमी आ गए, आप कहते हैं पंजाब वाले कह रहे पंजाबी वाले रखने। तो चलो हुआ, फिर वह चली और मैंने लिखा भी, इसलिए लेख भी लिखे मैंने, संस्कृति विभाग को भी कहा, और मैं यहाँ संस्था होती थी कांगड़ा प्रेम सभा, उसका मैं सेक्रेटरी था, तो उसके माध्यम से मैंने दिल्ली तक को लिखा कि भाई जैसे डोगरी को संरक्षण है, हमारी पहाड़ी भाषा को संरक्षण हो। तो आप अब क्या संदेश देना चाहते हैं जो आज के साहित्यकार लिख रहे हैं? कुछ पहाड़ी शब्दों का मेरे को बड़ा लगाव है, लेकिन लेखक तो सभी भाषाओं के हैं, हिंदी के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, पंजाबी के भी हैं, संस्कृत के भी हैं, और ये जो है दूसरी छोटे छोटे हमारे प्रांत हैं उनके भी हैं। जी जी। हाँ, तो कुल मिलाकर के तो संदेश ये है, कुल मिलाकर के साहित्य का विस्तार हो। जी जी। साहित्य बंद नहीं हो, एक प्रवाह चला रहे। हाँ, ये निरंतर एक प्रोसेस है, ये चलना चाहिए। हाँ। डॉक्टर ओपी शर्मा जी, आपने आज के इस विषय पर बहुत सारी बातें की, अपने अनुभव साझा किए तमाम अपने दर्शकों चाहने वालों के लिए। आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम वागधारा में आज हमने साहित्य की सार्थकता विषय पर डॉक्टर ओपी शर्मा जी से बातचीत की। अगले कार्यक्रम में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।